गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आईएमईटी का चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वेट एंड जीएसटी। अब इनकम टैक्स के बारे में पहले समझते हैं हम क्या है। हिस्ट्री की बात करें तो इनकम टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ईयर 1860 में, ओके, और इट वाज अगेन इम्प्लीमेंटेड इन 1886। ये तो इसकी हिस्ट्री थी, जिसमें कि 1950-1980 में आपका ये टैक्स स्टैंडर्ड टैक्स लेवल अचीव हुआ था। इन द ईयर 1970 और 71 देयर वाज 11 टैक्स स्लैब बने थे। मैक्सिमम स्लैब बिटवीन 93.5% तक था। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द गवर्नमेंट of India has now made a provision to impose income tax on taxable income for all citizens including individuals। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजन लगाया था जिससे कि इनकम टैक्स इम्पोज हो सबके ऊपर, जिससे कि टैक्स दायरे में आए। टैक्सेबल इनकम जो है उनकी हर सिटीजन के लिए इंडिविजुअली, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, इंडिविजुअल, लोकेशन अथॉरिटी, एक्स वाई जेड, कैसे भी जो है सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लेवा है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब टैक्स जो है वो वेरी करता है हर पर्सन का, पर्सन टू पर्सन पर, जैसा उनका कार्य है। दीज नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड अंडर द इंडियन इनकम टैक्स। ये नॉर्म्स जो है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इनकम कम्स अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ BDT। इसको BDT बोलते हैं। जो ये आपका इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है CBDT उसमें आता है आपका, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में BDT, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। शॉर्ट नेम एरिया कौन कौन से आते हैं हमारे जो कमेंसमेंट है। शॉर्ट नेम इनकम टैक्स एक्ट 1961, एरिया, कमेंसमेंट, इस तरह से। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें तो हमारे क्या क्या है। एडवांस टैक्स इज विच इज़ पेबल एज पर रूल। कौन कौन सी में। एग्रीकल्चर इनकम में आपका रेंट या रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम लैंड, जो आपको आपके रेंट या आपका जो आपका ज़मीन है उस वो भी आपके दायरे में आता है अगर आप उसको बेचते हो या खरीदते हो। फ्रॉम लैंड यूज्ड एग्रीकल्चर पर्पस, अगर यूज्ड एग्रीकल्चर पर्पस से आप ले रहे हो तो आपको उसमें देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम जो आती है आपकी, ये भी टैक्स के दायरे में। मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल और लैंड, पैसा जो आपको मिला है बेचकर ज़मीन पर, या बिल्डिंग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये भी आपका उसमें टैक्स में आता है इनकम के। देन आता है आपका असेसमेंट ईयर, द पीरियड from the month commencing from April 1 to 12 month in each year in which the income of the previous financial year is assessed। अब असेसमेंट ईयर ये होता है कि आपका टैक्स कब देना है साल का, तो ये अप्रैल में आता है, 1 अप्रैल से 12 मंथ के लिए। तो नेक्स्ट आपका जो आता है प्रीवियस ईयर जो इसका काउंट होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है आपका अप्रैल में ही काउंट होता है। असेस्ड मार्च में या अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर आता है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो द पीरियड इन ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू द मंथ एंडिंग ऑफ मार्च। अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल इनका चलता है फाइनेंशियल ईयर, कि फाइनेंशियल ईयर में ये निकालते हैं कि कितना हमारे पास टैक्स प्रतिशत हुआ। तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर आता है आपका, वो स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से टू द मंथ कौन सा, एंड ऑफ मार्च, दैट इज 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इनकम टैक्स ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल, जो भी आपने टोटल इनकम कमाया है फाइनेंशियल ईयर में, वो कैलकुलेट होता है और असेसमेंट किया जाता है उसका ईयर का। अब सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे क्या क्या आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट ऑफ गेन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल कैपिटल गेम्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में आते हैं। परमिसिबल डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C बिलो द हेड्स रिड्यूस फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी पुट इन द दीज हेड्स कैन बी अप टू 1,50,000 विच कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम। ये आपकी टोटल इनकम से डिडक्ट होगा। तो आपका जो डिडक्शन है ये 1.5 लाख तक का है, जिसमें आपका बचा सकते हो पैसा इसमें, जैसे कि आप प्रोविडेंट फंड लेके, PF लेके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा डिडक्शन जो आपका टैक्स का है उसके दायरे से थोड़ा आपको रिबेट मिल जाती है। मनी डिपॉजिट इन नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन ये सारी चीज़ों को लेने पे आपको डिडक्शन काफ़ी चीज़ों का मिल जाएगा। ऐसे ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS जिसको बोलते हैं, एज पर द जनरल टैक्स इज पेबल एट द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपकी टोटल इनकम हुई है पूरी साल में, वो आपका TDS कटता है, विच इज असेस्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल, जो आपका लिया है था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अपने मार्च के एंड के
बात हाउएवर इन सम सर्कमस्टेंसेस इनकम टैक्स डिडक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर इनकम। लास्ट ईयर इनकम में भी कभी कभार ऐसा कट जाता है टीडीएस एंड डिपॉजिट इन द स्टेट ट्रेजरी। ट्रेजरी में जाता है आपका ये सारा जो भी इनकम का आपका सोर्स ऑफ इनकम पैसा आया वो आपका टैक्स लगेगा उसमें। टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न आर ऑफ 5 टाइप्स। 5 टाइप के होते हैं। कौन से? नॉर्मल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, रिटर्न इन द रेस्पेक्टिव टू नोटिसेज। अब हर एक को मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। नॉर्मल रिसोर्सेज द इनकम टैक्स रिटर्न फिल्ड टिल 31 जुलाई और 30 ऑफ सितंबर। इस टाइप के नॉर्मल रिटर्न में आपका 31 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपको देना होता है, फिल्ड करना होता है रिटर्न। द डेट फिक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, ये आपकी असेसमेंट ईयर फिक्स कर दिया था, इज कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न इफ इनकम टैक्स इज नॉट फिल्ड। बिलेटेड मतलब आपने लेट जमा किया, मतलब रिटर्न करने दाखिल करने से आप रह गए, तो डेट फिक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, देन दिस रिटर्न कैन बी फिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको ही भरना पड़ेगा अगर आपने उस डेट में, डेट जो फिक्स है उसमें नहीं किया तो। रिवाइज रिटर्न में क्या है? इफ देयर इज एनी मिस्टेक ऑफ डेफिशिएंसी इन सबमिटिंग द नॉर्मल रिटर्न, अगर किसी कारणवश आपकी सबमिट नहीं हो पाए नॉर्मल रिटर्न, तो आपका रिवाइज रिटर्न कैन बी फिल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट। 1 साल बाद आप, जो आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा तब आप जमा कर सकते हो रिवाइज रिटर्न, वहाँ पे आता है डेट लास्ट। डिफेक्टिव रिटर्न assessing officer if return is deemed to be defective, he tells the taxpayer the defect and give in 15 days time to correct it। अगर किसी कारणवश आपका जो रिटर्न है वो किसी कारणवश गलत हो जाता, कुछ होता, तो आपको टैक्स पेयर जो आपका है वो बताएगा कि आपको 15 दिन के अंदर उसको करेक्ट करके जमा करना है। इफ द टैक्स पेयर नीड्स मोर टाइम ही कैन आस्क मोर टाइम फ्रॉम AO असेसिंग ऑफिसर जो होता है आपका, उसके द्वारा आप और पूछ सकते, आगे समय बढ़ा सकते हैं। देन आता है आपका रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। AY असेसिंग ऑफिसर जो है आपका असेसिंग द रिटर्न्स एंड कैन इशू अ नोटिस फॉर एनी रिटर्न, वो एसेस कर सकता है रिटर्न को और इशू करता है नोटिस किसी भी रिटर्न के लिए। द टैक्स पेयर हैज टू फॉलो द नोटिस टिल द डेट स्टार्टेड इन द नोटिस। टैक्स पेयर जो है उसको फॉलो करना पड़ता है नोटिस को, जब तक ये डेट आपकी स्टार्ट नहीं होती है, नोटिस की खत्म नहीं होती है, आपकी जाती नहीं है। अब टैक्स आपके बहुत तरह के होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स हुआ। अब टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करूँ, सेल्स टैक्स में या सेल्स टैक्स की बात करें, सेल्स टैक्स इज द टैक्स दैट पेड इन द गवर्नमेंट या इन एक्सचेंज फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जो चीज़ बेची है उसका गुड्स एंड सर्विसेज का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ सेल्स टैक्स कौन कौन से होते हैं हमारे? टाइप्स ऑफ सेल्स टैक्स होते हैं। मैन्युफैक्चर सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चर सेल्स टैक्स होता है जो इम्पोज्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मैन्युफैक्चरर, इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर सेल्स टैक्स। उसको मैन्युफैक्चर सेल्स टैक्स कहा था जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। रिटेल सेल्स टैक्स, होलसेल सेल्स टैक्स इज रिवाइड ऑन द पैकिंग ऑफ पैक्ड पर्सनल प्रॉपर्टी। जो होलसेलर है उसको आपको देना पड़ेगा, जो पैकिंग हो रही है उसको पैकिंग पर्सनल प्रॉपर्टी है, विच इज लेबल्ड एंड सेंड टू द यूजर एंड कंज्यूमर फॉर शिपमेंट ऑन डिलीवर। ये रिटेल सेल्स टैक्स होता है आपका। रिटेल sales tax also imposed on the sale of tangible personal property which is sent to along with the final या consumer industrial user। देन आता है फोर्थ आपका ग्रॉस रिटेल रिसिप्ट टैक्स। इसमें क्या होता है? ऑल सेल्स ऑफ बिजनेस इन दिस टैक्स मोर देन वन टाइप ऑफ टैक्स इज लेवाइड ऑन द कमोडिटी। आपकी जो कमोडिटी में आती चीज़ें वो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी, जो आप बाहर से मंगाते हैं वो एक्साइज ड्यूटी है, मतलब international। This tax is imposed on the narrow range of products such as gasoline or alcohol. This tax is levied on the producer or household and not on the retailer seller। जो आप बाहर से सामान मंगाते हैं उनमें आपका एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज टैक्स है। जैसे यूज टैक्स, सिक्योरिटी टर्नओवर, वैल्यू एडेड टैक्स, फेयर टैक्स, टर्नओवर टैक्स में क्या, दिस टैक्स इज द सेम एज सेल्स टैक्स बट इंटरमीडिएट एंड पॉसिबली कैपिटल गुड्स आर लेविड इन द इनडायरेक्ट टैक्स। एक टैक्स आता हमारा कस्टम ड्यूटी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होता है। कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स लेवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्ट बाहर से मंगाए जा रहे हैं। दिस टैक्स इज लेवाइड ऑन गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री आउटसाइड द यूरोपियन कंट्री। जो आप बाहर से मंगा रहे हैं अदर कंट्री से, वहाँ पे आपका कस्टम ड्यूटी लगता है। If you travel in EU country, you do not have to pay custom duty. Custom duty will have to paid on any goods from EU countries if any goods are sent from
यूज इन द यूके, आप अगर भेजा जाता है वहाँ से तो आपका कस्टम ड्यूटी लगेगी उस पर, जब आप मंगवाते हैं वहाँ से तो। देन आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज अ टाइप ऑफ कंजप्शन टैक्स फ्रॉम द बायर्स परस्पेक्टिव। दिस टैक्स इज पेएबल एट इट्स परचेज प्राइस। ये वैट आपका उस पर लगता है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो वहाँ पे आपका वैट लगता है। फ्रॉम द सेलर परस्पेक्टिव दिस टैक्स इज पेएबल ऑन द वैल्यू एडेड ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। दिस टैक्स इज लिवाइड ऑन द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इट्स मटेरियल सर्विस रेंडर्ड। अब वैट इज लिवाइड ओनली ऑन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। जो आपका वैट लगता है ये आपका उस पर लगता है कि आपकी जो कमोडिटी है उसकी ऊपर जो इनकी वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है धीरे धीरे वैट के द्वारा होती है। वैट लगती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो जो आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, इसी से वैट ड्यूटी से लग के। कंपेरिजन ऑफ वैट विद सेल्स टैक्स। अब वैट को सेल्स टैक्स से हम कंपेरिजन करें तो क्या है, वैट डज नॉट हैव लिमिटेशन। वैट में लिमिटेशन नहीं है लाइक सेल्स टैक्स। अंडर वैट एवरी वैल्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज टैक्स्ड ओनली। वैट की बात करें तो कोई भी प्रोडक्शन है तो दैट इंक्रीजेज, आपका कोई भी प्रोडक्शन गुड्स में टैक्स आ रहा है ओनली ऑन द वैल्यू दैट इंक्रीज। जो आपकी वैल्यू मतलब आपकी चीज़ बढ़ती आ रही प्रोडक्ट की तो वहाँ पे आपका वैट लगेगा। बिकॉज ऑफ दिट वैट इज प्रिफर्ड ओवर सेल्स टैक्स इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वैट इज असेस्ड एंड रिकवर्ड ऑन द वैल्यू द मटेरियल एंड इट्स सर्विस। तो आपका वैट जो है वो ज़्यादातर जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उस पर वैट लगता है और उस पर आप लगा दो तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जबकि सेल्स टैक्स जो होता है वैट ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर सेल्स टैक्स में, कंट्री में वैट ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर सेल्स टैक्स के, क्योंकि वैट इज एसेट एंड रिकवर ऑन द वैल्यू। वैट जो लगता है वो आपका एसेस जो चीज़ हो रही है आपको प्राप्त हो रही है उस पर लगेगा और रिकवर ऑन द वैल्यू द मटेरियल एंड इट सर्विस, उसकी सर्विसिंग जो है या मटेरियल है उस पर आपका वैट लगता है। इट इज़ रिकवरी एवरी टाइम ऑन द परचेज। अब ये रिकवर्ड होता है हर टाइम परचेज करते हैं या सेल करते हैं गुड्स को। द सेलर कलेक्ट्स वैट फ्रॉम द कस्टमर। जो सेलर है बेचने वाला वो आपका लेता है कस्टमर के द्वारा एंड पे इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को वो पे कर देता है वैट ड्यूटी। विद एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखा रहे हैं आइटम कोई सोल्ड है विदाउट टैक्स, इट्स सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड एज फॉलो। सपोज मैन्युफैक्चर सर्टेन आइटम, प्रोडक्ट ने कोई मटेरियल है 1 रुपये का, उसने बेचा उसको 1 रुपये 20 पैसे का, देन अर्निंग कितना हुआ 0.20 पैसे का हुआ। तो दिस आइटम इज सोल्ड बाय द रिटर्न ऑन द कस्टमर फॉर 150। अब ये कस्टमर को बेचा जाएगा 150 में, विच ही अर्न्स टोटल प्रॉफिट 0.30 पैसे। ठीक है, अब विद सेल्स टैक्स में कैसे होगा इसका, अब विद सेल्स टैक्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका हम, प्रोडक्ट खरीदा रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन के लिए कितना 1 रुपये का, फिनिश गुड जो है वो बेचा गया होल सेलर को 1 रुपये 20 पैसे का और ग्रॉस प्रॉफिट होगा 20 पैसे का उसने कमाए। तो रिटेलर सेल्स दिस आइटम टू द कस्टमर इतना 150 का प्लस 150 इंटू 10% इक्वल टू 1.65 एंड पेज 0.15 टैक्स टू द गवर्नमेंट, इसने गवर्नमेंट को दे दिया। दस इस टोटल प्रॉफिट जो होगा 0.30 पैसे का विद सेल्स टैक्स की बात करें तो इस तरह से आपका एग्जांपल है ना। तो इस तरह से इन दिस टैक्स द कस्टमर पेज 0.15 पैसे विच गोज टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। इसमें क्या हुआ 0.15 पैसे जो गवर्नमेंट को चला गया। द रिटेलर डज नॉट हैव टू पे टैक्स, जो रिटेलर है उसको नहीं पे करना पड़ता टैक्स। इन दिस एक्टिविटी द रिटेलर हैज डू अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, उसको पेपर वर्क बहुत करना होता है। ही हैज टू गिव फुल डिटेल्स ऑफ सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट, उसको पूरा डिटेल सेल्स टैक्स को देना पड़ता है। अब वेट की बात करें, वेट में क्या है विद 10% वेट है, जैसे कि द प्रोडक्शन है मान के चलिए 1 रुपये का, तो उसमें 1 + 1 इंटू 10% होगा फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का एंड 0.10 टू गवर्नमेंट के लिए क्या सेलिंग मटेरियल के लिए जो आपने सेल किया है। द मैन्युफैक्चर चार्जेज, मैन्युफैक्चर जो चार्ज करेगा 1.32 पैसे करेगा रुपये, उसमें क्या होगा 1.20 + 1.20 इंटू 10% उस पर लगेगा वेट, क्योंकि वेट 10% दे रखा है फ्रॉम रिटेलर एंड पेज द गवर्नमेंट कितने 0.2 पैसे ब्रैकेट में 0.12 माइनस 0.10 क्योंकि आपका ये 10% है एंड द टोटल प्रॉफिट इज 0.20 मल्टीप्लाई 1.32 माइनस इतना तो आपका इक्वल टू है 0.20। तो ये आपका इस तरह से आपका चार्जेस चलते हैं विद वेट पे। अब जीएसटी की बात करें हम लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स
इज अ वैल्यू एडिड टैक्स लिवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब लोकली डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो आप अपना पर्सनली बेच रहे हैं कहीं पे भी जीएसटी लगेगी वहाँ पे। जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर बट इट इज लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट बाय बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। जो आप भी गुड्स दे रहे हो उस पर आपका जीएसटी लगता है, और जीएसटी का अलग अलग वो रहता है परसेंटेज, हर आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगता है। की पॉइंट्स क्या है इसके, जो अच्छी बात करें तो टैक्स लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली फॉर कंजप्शन, कंजप्शन के लिए जो आपने बेचे हैं। टैक्स इज इंक्लूडिंग द फाइनल प्राइस एंड पेड बाय द कंज्यूमर एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड पेड बाय द सेलर टू द गवर्नमेंट। वो पेड होगा गवर्नमेंट के द्वारा। पॉइंट ऑफ सेल वो आपका होता है जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो मशीन एटीएम मशीन से करो आप, चाहे नेट बैंकिंग से, वो सारी चीज़ें आपकी, आप पेटीएम से, वो सारा आपको उस पर आएगा जीएसटी पर। अब एडवांटेजेस की बात करें जीएसटी में, तो एडवांटेजेस क्या है, द टैक्स इन सिस्टम इन इंडिया विल बी इजी एंड विल गेट रिड ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स नहीं लगा, इस चीज़ से आप बचे आओगे। According to a report by National Council of Applied Research, India's GDP is likely to increase by 2 से 3% with implementation of tax। 2 से 3% बढ़ गई है इसकी जीडीपी जीएसटी के द्वारा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अबाउट 60% ऑफ इंडिया जीडीपी कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर। 60% जो है जीडीपी अब देखा जाए तो सर्विस सेक्टर से है। अर्लियर सर्विस टैक्स वाज लेवाइड एंड 14.5% इंडिया। अगर पहले की बात करें तो सर्विस टैक्स जो लगता था वो 14.5% लगता था इंडिया में, विच विल नाउ इंक्रीज टू 18%। पहले 14.5% लगता था आपका जीएसटी, किसी भी आइटम पे आप अगर सोल्ड करते हो तो देना पड़ता था, अब आपका वही 18% लग रहा है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी द इनकम ऑफ सम स्टेट्स विल डेफिनेटली कम डाउन। अब इतना चेंजेस हुआ है जीएसटी में, तो इनकम जो कुछ स्टेट्स की है वो डेफिनेटली थोड़ी डाउन हो गई है। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओनली कंपनसेट द लॉस ऑफ अ स्टेट फॉर 5 years। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी कंपनसेट कर लेती है लॉस जो हुआ उसका 5 साल के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें हम जीएसटी में क्या क्या हमारे, बिजनेस बूस्टर जीएसटी, तो आपका बिजनेस बूस्टर क्या है, जीएसटी विल बेनिफिट एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडस्ट्री कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। जीएसटी जो बेनिफिट देती है स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्री में या कंज्यूमर्स को, गवर्नमेंट को भी। दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या है आपका गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट जो है कम हुई है। दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी, जो बूस्ट करती है, बढ़ावा देती है इकोनॉमी को, एंड विल फुल्ली टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज देती है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली जहाँ जहाँ आपका ये जीएसटी लग रहा है। स्ट्रेंथन द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इसका क्या है, जीएसटी विल इंक्रीज कंपटीशन इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। जीएसटी ने जो कंपटीशन दिया है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में टुवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, विच एक्सपेक्टेड टू गिव फर्दर इम्पीटस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसमें एक्सपेक्ट किया जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत फायदा होगा। मेक इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें कि मेक हमारा इंडिया सबसे पहले आएगा इन सब चीज़ों में, इनिशिएट करेगा। ट्रांसपेरेंसी, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड रूल्स विल बी मोर ट्रांसपेरेंट। अब जीएसटी लगने से क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जो थे और रूल्स को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल गई। इसमें वो सब चीज़ें नहीं हो पाती थी, आप टैक्स की बचत कर लें तो जीएसटी के दायरे में आएंगे, आपको देना पड़ेगा जीएसटी से, और ट्रांसपेरेंसी हो गई। ईजी टैक्स पेमेंट, जीएसटी विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट द मैंडेटरी टैक्स लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूमरस टैक्स रिकॉर्ड। अब इसमें क्या ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिया कि मैंडेटरी टैक्स जो जरूरी वाले टैक्स थे जो देने उनसे आपको थोड़ा वो हो गया, हट गए वो एक तरह से, जो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स लगते मैंडेटरी थे, मतलब जो देने थे आपको फिक्स थे, तो वो आपका मेंटेन हो गया। और न्यूमरस टैक्स रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट लाइक सर्विसेज, एक्साइज, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों की भी आपको उन सब चीज़ों से बच गए आप, और मेंटेनेंस आराम से हो जाता है। अब ये जो बाकी टैक्स है वो रिगार्डिंग आपको उसको डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का बिजनेस है, तब उसके हिसाब से वो वर्क करते हैं टैक्सेस। लेकिन जीएसटी आपका लेकिन ज़्यादातर बिजनेस में वर्क करता है जीएसटी का सबसे ज़्यादा, तो वो कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है जो सब पे लगता है। नाउ ओनली इंटरनल स्टेट सप्लाई फॉर सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। अब सेंट्रल का भी इसमें पे हो जाता है जीएसटी, और स्टेट का भी लगता है जीएसटी। रिकॉर्ड नीड टू बी मेंटेन इन रिलेशन टू जीएसटी। ठीक है,
ऐसे इसी से आपका क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल ट्रेड में भी आपका इम्प्रूव होगा। जीएसटी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंटरनल ट्रेड भी आपका बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। द जीएसटी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द टैक्स एक्सेम्पशन, जीएसटी ये भी एक्सपेक्ट करता है कि रिड्यूस हो जाए टैक्स एक्सेम्पशन में जो आते हैं, मतलब टैक्स में जो आप एक्सेप्टेड है, मतलब टैक्स से बचना, मतलब टैक्स कम से कम देना चाहते हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं है वो एक्सेप्टेड, विच में इफेक्ट द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड द नीड ऑफ कैपिटल टू मैनेज कस्टम सप्लाई चेन, जिससे इफेक्ट पड़ता है प्राइस ऑफ गुड पे और जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल टू मैनेज द कस्टम्स सप्लाई चेन। ऐसे ही आपका और आते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, आगे पॉइंट्स हैं। सर्विस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट टू अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड सर्विसेज, दिस वुड गिव द गवर्नमेंट टू पावर टू इम्प्लीमेंट ओनली वन नोटिफिकेशन। अब इससे क्या नोटिफिकेशन मिला जिससे कि वो इम्पोज टैक्स लगा सके ऑल सर्विसेज जो फॉल आपके इस कैटेगरी में आ रहे हैं आगे भविष्य में। तो मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी है उन पर भी जीएसटी लग रहा है, तो ये मैन्युफैक्चर है वो भी आपका नेगेटिव उसमें आते थे, नेगेटिव लिस्ट में आते थे, वो भी उनसे एक्सेप्टेड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज़ बिलीव्ड दैट जीएसटी विल प्रूव टू बी वेरी प्रॉफिटेबल, ऐसा सोचा जाता है कि जीएसटी जो है बहुत प्रॉफिटेबल है फॉर द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, एज इट विल एलिमिनेट मैनी लेवाइज, जो और ऊपर के जो टैक्स लगते थे उन सब चीज़ों से एक्सेप्टेड होगा। दिस विल एक्सपेंड डिजिटल सर्विसेज, है ना। तो हमारा अब ये लास्ट था ये चैप्टर मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज, चैप्टर 6 ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में आपका मैं चैप्टर 7 लूँगा जिसका नाम है वर्क कल्चर।